लाइव भारत स्पेशल किसान, कोरोना और कांग्रेस। मोदी कैप्टन की नीति, देश की राजनीति पर फोकस। कैप्टन सिद्धू की चर्चाओं पर क्या बोल गए प्रोफेसर साहब। किसान एक्ट पर बेबाक राय, लपेटे में सरकारें। पंजाब के पूर्व शिक्षा मंत्री व पूर्व डिप्टी स्पीकर प्रोफेसर दरबारी लाल से खास मुलाकात। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत। मैं हूं आपका दोस्त अभय शुक्ला। आज हम बहुत मुद्दा गर्म जो है उसी को लेकर आए हैं। आज हम बातचीत करेंगे पंजाब के पूर्व शिक्षा मंत्री से, आज हम बात करेंगे पूर्व डिप्टी स्पीकर से, और आज हम बात करेंगे अमृतसर के 3 बार रहे विधायक प्रोफेसर दरबारी लाल से, और हम जानेंगे कांग्रेस, कोरोना और किसानों के बारे में। तो हम सबसे पहले मुद्दा किसानों का है, तो हम किसानों पे बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात गवाह है ये 1955 के उस एक्ट के, जब जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, तब ये पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन इतिहास के प्रोफेसर है और कानून जानते हैं, और कानून 3 बिल पर क्या कहता है ये भी उनकी हम राय लेंगे, क्योंकि इनके जो लेख हैं वो देश के प्रसिद्ध अखबारों में संपादकीय पेज पर छपते रहते हैं, और इनके जो कद्रदान है, इनके जो लेखनी शैली के जो कद्रदान है वो पूरे देश दुनिया में है। और हम ऐसे ही शख्सियत से, अमृतसर की ये बहुत बड़ी शख्सियत है, और हम प्रोफेसर दरबारी लाल से हम बात करेंगे और खुले मंच पे हम बात करेंगे, किसानों की बात करेंगे, कांग्रेस की बात करेंगे, बात करेंगे कोरोना की। कोरोना के संकट काल में कितनी बड़ी मार, और कांग्रेस क्यों है लाचार, और मैं किसान क्यों है बेचार। तो इन सभी मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ है प्रोफेसर दरबारी लाल जी। आपका स्वागत है लाइव भारत में। पहला सवाल, पंजाब का अन्नदाता, देश का अन्नदाता किसान आखिर आज इस मुकाम पे आया, उसके जिम्मेदार कौन है? जो एक्ट है, एक्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? और जब ये एक्ट पहली बार बना था तब भी आपको इस एक्ट के बारे में, जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ आपके पास यादें हैं? इतिहास के आप प्रोफेसर हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, केंद्र सरकार ने 5 जून को 3 कृषि ऑर्डिनेंस जारी किए, और ऑर्डिनेंस जारी करने से पहले डेमोक्रेटिक तरीका ये था कि हिंदुस्तान की जो प्रदेशों की सरकारें हैं उनसे सलाह मशवरा लिया जाता, या किसान जथेबंदियों के साथ बुला करके बड़े विस्तार पूर्वक बातचीत की जाती कि किसानों को अगर कोई दरपेश मुश्किल है उसका कोई समाधान निकाला जाता। बिल्कुल ऐसी कोई कार्रवाई केंद्र सरकार की तरफ से नहीं की गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि ऑर्डिनेंस जारी कर दिए गए, और उसके बाद फिर सितंबर के महीने में पार्लियामेंट के अंदर अफरा तफरी में और इतनी जल्दबाजी में लाकर इस कानून को रखा गया कि अपोजिशन के मेंबर साहबान को अपनी राय प्रकट करने का मौका ही फराहम नहीं किया गया। और जिस समय संसद में से ये कानून बन गया तो राज्यसभा में भेजा गया, तो वॉइस वोट के साथ उसको पास कर दिया गया। अब वॉइस वोट ब्रिटिश सरकार के ज़माने का एक ऐसा तरीकाकार बनाया गया, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इसको इम्प्लीमेंट किया कि अगर वोटों से कोई नहीं जीत सकता तो वॉइस वोट के साथ आदमी जीत जाए। तो वॉइस वोट में जब सवाल लोगों से पूछा ही नहीं गया, कोई सलाह मशवरा ही नहीं किया गया, तो वहाँ पर चेयरमैन साहब ने कह दिया कि दोज हू आर इन फेवर ऑफ द बिल प्लीज से आई, तो अब दूसरे जो नहीं हैं वो नो कहें। अब आवाज़ किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है, ये तो चेयर के ऊपर बैठे हुए आदमी को फैसला करना है। आई वॉज डिप्टी स्पीकर। मैं ये समझता हूँ कि दोनों तरफ की राय, कि जब मैं वॉइस वोट से करता था तो अपनी मर्ज़ी से करता था, तो जब मर्ज़ी एक आदमी की चलेगी तो फिर जो करोड़ों किसान हैं उनकी आवाज़ कौन सुनेगा? जमहूरियत तब बनती है जब जमहूर की सुनी जाती है, तो जमहूर की तो किसी ने सुनी नहीं, तो जमहूरियत कैसे कामयाब होगी, कैसे प्रजातंत्र चलेगा? तो पार्लियामेंट के अंदर पास किया, 24 घंटे के अंदर महामहिम राष्ट्रपति ने भी उस पर दस्तखत कर दिए। हालांकि सारे हिंदुस्तान के अंदर अकेला पंजाब नहीं है, हरियाणा है, यूपी है, बिहार है, उड़ीसा है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, कितनी स्टेट हैं, सभी स्टेटों में किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, फल की खेती बाड़ी होती है, सब्जियों की होती है, हर किसान जो है वो इससे कंसर्न है। पंजाब और हरियाणा इससे ज़्यादा इसलिए मुतासर है क्योंकि जब हरित क्रांति आई तो उसके बाद पंजाब और हरियाणा जब एक ही था, तो उस समय इसके ऊपर एक कानून बनाया गया कि MSP किसानों को दी जाएगी। पंजाब के किसान ने लगातार मेहनत करके
हिंदुस्तान का पेट पाला, देश के भंडारण जो थे उनको भरा। अगर पंजाब का किसान उस ज़माने में कठिन परिश्रम न करता तो भारत के अंदर तो अनाज था नहीं। अनाज हम मंगवा रहे हैं 1923 से बाहर के मुल्कों से। इतने मुल्कों से जब हम अनाज मंगवाते रहे, 1971 में सफ़र साहब पहली बार हम अपने पाँव पे खड़े हुए। तो ये पंजाब के किसान की हिम्मत थी, उसने ये सारा काम करके हम लोगों को सेल्फ सफिशिएंट बनाया। खाद्यान्नों के मामले में हम मजबूत हुए। अब सरकार ने ना किसी से पूछा और एकदम पार्लियामेंट में पास कर दिया। पिछले 64 दिनों से किसान पहले रेलवे लाइन के ऊपर, कभी वो प्लेटफार्म के ऊपर, कभी वो सड़कों के ऊपर, अब पिछले 8 दिन से दिल्ली के बाहर बैठे हुए हैं। तो क्या प्रधानमंत्री के पास 5 मिनट नहीं है कि वो इनके साथ बात करे? कानून बनाया हिंदुस्तान के, ये किसान उनके लिए, किसान हमारे हैं और उनकी वजह से सारा हिंदुस्तान पलता है। उनसे सलाह मशवरा इनको करना चाहिए ताकि ये जो मसला है ये हल हो जाए और लोग अपने अपने गांव में आकर अपना काम करें। किसान ने खेत खलियान छोड़ा, अपना घर बार छोड़ा और सर्दी में जाके बैठ के वो सड़कों के ऊपर, बच्चे उनके साथ हैं, औरतें उनके साथ हैं, और ये भी नहीं है थोड़े से हैं, लाखों की तादाद में हैं। तो प्राइम मिनिस्टर को इस मसले को जल्दी से जल्दी हल करना चाहिए, क्योंकि किसी समस्या को प्रोलॉन्ग करते जाना, टालते जाना, समस्या को टालना कोई समस्या का हल नहीं है। अब इन्होंने किया क्या है? सबसे पहली बात ये है, ये चाहते हैं कि जो मार्केट कमेटियां हैं वो ख़त्म हो जाएं। अब मार्केट कमेटियां, कई साल लगे मार्केट कमेटियों को बनाते हुए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हमने तैयार किया। किसान अपनी फसल लेके मार्केट कमेटी में आता है, वहाँ तोले हैं, वहाँ पर सारे लोग मौजूद हैं, अफसर है, फसल तोली जाती है, 24 घंटे के अंदर हम उसको पेमेंट करते हैं, किसान अपने घर में चला जाता है। और इन्होंने क्या किया कि मंडी के पैरेलल एक और मंडी खड़ी कर दी। वो मंडी कौन माल लेगा? अडानी लेगा, अंबानी लेगा, बड़े बड़े साहूकार जो हैं वो माल खरीदेंगे। जब वो खरीदेंगे वो उसको जमा करेंगे, काला बाजारी बढ़ेगी, काला बाजारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। वो चीज़ जो आज हमें 10 रुपये में मिलती है वो 60-70 रुपये में जाके मिलेगी। किसान को फ़ायदा नहीं होगा। आज भी अखबार में था, किसान से प्याज लिया इन्होंने 8 रुपये किलो और बाज़ार में प्याज बिक रहा है 100 रुपये किलो। तो ये बाकी मार्जिन कौन खा रहा है? या तो किसान को दिया जाए, किसान को मिलता कुछ नहीं। महंगाई, पैसा लेके चले गए अमीर आदमी। अमीरों से छुटकारा पाने के लिए सर छोटू राम ने 1945 में जब वो मिनिस्टर थे, हरियाणा के थे, तब साझा पंजाब था, पाकिस्तान भी था, हमारा भी था। उसने किसानों के लिए, सहूलतों के लिए ये सारा काम जो था उस ज़माने में किया था। उसके बाद ये MSP आ गई, किसानों को कोई सहूलतें मिली। अब गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमने जो कानून बनाए हैं इनको किसान माने। अरे जब किसान कहते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है तो आप ज़बरदस्ती उन पर क्यों लादना चाहते हैं ये कानून? दूसरी बात, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है 1955 में। जब हिंदुस्तान के अंदर ये काला बाजारी शुरू हो गई, जमाखोरी शुरू हो गई, महंगाई हो गई, तो उस समय रफ़ी अहमद किदवई हमारे फूड मिनिस्टर थे, पहले जवाहरलाल नेहरू हमारे वज़ीर आज़म थे। तो उन्होंने ये कानून बनवाया। मीनवाइल वो फौत हो गए और उसके बाद अजीत प्रसाद जैन हमारे फूड मिनिस्टर बने। तब उन्होंने गेहूं पर, चावल है, तिलहन है, दालें हैं, खाने वाला तेल है, प्याज है और आलू है, ये चीज़ें थी जिनको एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में लाया गया ताकि इन चीज़ों को वो जो व्यापारी हैं वो लेके जमा कर लेंगे और महंगी बेचेंगे, आम आदमी बड़ा दुखी होगा। 1955 के बने हुए इस कानून को मेरी समझ में नहीं आ रहा, इसको तोड़ने की, इसको वापस लेने की ज़रूरत क्या थी? ये सरकार चाहती है कि बड़े बड़े जो साहूकार हैं उनको सब कुछ दे दिया जाए, वही किसान की कीमत तय करे
अब तीसरा काम इन्होंने किया, क्या किया कि सरकार और साहूकार के बीच में एग्रीमेंट होगा। अब एग्रीमेंट का करारनामा होगा। जब करारनामा होगा तो करारनामे में कई बार झगड़ा पैदा हो जाता है। जब झगड़ा पैदा हो जाएगा उसका फैसला कौन करेगा? किसान कोर्ट में नहीं जा सकता। जब कोर्ट में नहीं जा सकता, फैसला करेगा कौन? फिर 2.5-3 किलो एकड़ का जो मालिक है वो आदमी इन बिरला, टाटा, ये अडानी, अंबानी और अमीर लोगों से वो लड़ाई कैसे लड़ सकता है? गरीब आदमी तो बड़े आदमी के साथ लड़ाई नहीं लड़ सकता। अफसरों के ऊपर उनका प्रभाव, जुडिशरी के ऊपर उनका प्रभाव, गवर्नमेंट वो चलाते हैं, तो किसान तो बेचारा मारा गया। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि सरकार को बिना देरी, लोग कई आते हैं, लीडरों के राय है कि पार्लियामेंट बुलानी चाहिए, सेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, जिस तरह इन्होंने ऑर्डिनेंस जारी किया, ये दोबारा ऑर्डिनेंस जारी कर दें कि हमने इनको वापस लिया, लोग अपने अपने घरों में आ जाए और अपना काम करें आगे, क्योंकि रबी की फसल है, किसान कुछ बिएगा तो लोग खाएंगे। बहुत सही फरमाया, बहुत दुरुस्त फरमाया। और इतिहास के जानकार हैं और सियासत से जुड़े रहे हैं, इतने बड़े बड़े पदों पे रहे हैं और पंजाब की बात समझते हैं कि पंजाब के धरती के ये लाल हैं। और हम आपको बता दें प्रोफेसर दरबारी लाल जी, और इन्होंने जो मुद्दे जिन मजबूती से रखा। सर मेरा एक सवाल है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने जो किया वो सबके सामने, बिल पास हो गया, आपने सारी बता दी जैसे भी पास हुआ। कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि ये बिल हम पंजाब में नहीं लागू होने देंगे। तो अगर ये सीएम चाह ले तो वो बिल पंजाब में लागू नहीं हो सकता? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 चीज़ें हैं। एक है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जिसके ऊपर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। दूसरी कॉन्करेंट लिस्ट है, जिसके ऊपर केंद्र भी कानून बना सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। तीसरा है स्टेट सब्जेक्ट, जिसके ऊपर केवल प्रदेश सरकारें जो हैं वो कानून बना सकती हैं। एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। इन्होंने फूड का जो बहाना बना करके एग्रीकल्चर को बीच में वो ले आए। ये सेंटर का महकमा नहीं है, मगर सेंट्रल सरकार कानून उसने बना सकती है, क्योंकि अगर स्टेट और सेंट्रल दोनों एक ही सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना लें तो सेंटर के कानून को मान्यता दी जाएगी, स्टेट को नहीं। मतलब कैप्टन अमरिंदर सिंह चाहे जो भी कर ले, कानून तो मानना ही पड़ेगा अगर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से आएंगे, क्योंकि ये सेंट्रल में उन्होंने कर लिया, कैसे भी कर लिया एग्रीकल्चर को, जैसे आप बता रहे हैं। देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपना रोल बड़े खूबसूरत तरीके से सर अंजाम दिया। किसी तरह की जिम्मेदारी से वो पीछे नहीं हटे। जिस समय उनको पता चला, उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि ऑर्डिनेंस जो आपने बनाया उसमें कोई आदमी हमारा नहीं लिया गया, हमारा मेन जो है एग्रीकल्चर ये प्रदेश है, कृषि क्षेत्र प्रधान है, आपने हमसे ना सलाह मशवरा लिया। उसके बाद फिर इन्होंने असेंबली के अंदर वो लाए बिल के सर्वसम्मति से हमने उसको रिजेक्ट किया। तीसरी बार फिर संशोधन के साथ उसको भेजा कि इसको रिकंसिडर किया जाए और इनको वापस लिया जाए। बहुत बड़ी बात है। और ये हम बात कर रहे थे किसानों के आंदोलन के, तो दिल्ली में बैठक अभी थोड़ी देर में होने वाली है। क्या फैसला आता है ये तो बात की बात है, लेकिन प्रोफेसर साहब ने जो पूरे तर्कों के साथ जो उन्होंने हमसे बातचीत की और हमसे किसानों का दर्द जाना, और इन्होंने बताया सर एमएसपी निर्धारित जो है वो खत्म ना हो और उसके निर्धारित मूल्य से कम खरीदने वाले कोई भी आढ़ती हो XYZ, उसके खिलाफ FIR का प्रावधान हो तो ये मामला सलट सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, फसल एक ऐसी चीज़ है जिसको किसान अपने घर में नहीं रख सकता। एक आदमी के पास 10 एकड़ ज़मीन है, वो कणक है, चावल है, वो लेके आता है, अगर इमीडिएटली वो नहीं बेचता तो रखेगा किधर? अगर रखेगा बाहर तो वो ख़राब हो जाएगी, अंदर उसके पास जगह नहीं है, तो वो मजबूर है। तो इमीडिएटली इन चीज़ों को बेचना ही पड़ेगा। और सरकार के पास फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, हमारा पंसप है, बाकी कई एजेंसियां हैं जो ये माल खरीदती हैं। और ये नहीं कि आगे खरीदेंगे नहीं, मुल्क के लिए ज़रूरी है। अगर हमारा स्टोर में माल ही नहीं होगा तो कल को काल पड़ जाए तो आप लाएंगे कहाँ से? क्या अगर
पंजाब में जो पंजाब की इंडस्ट्री सब तबाह हो गई, यहाँ से सूरत पलायन, हिमाचल पलायन, कहाँ कहाँ पलायन हो गई हैं। अगर पैसा लगना है तो देश का पैसा किसी न किसी का तो लगेगा। अगर अडानी और अंबानी का पैसा यहाँ पे लगता है, अगर वो किसी प्रोजेक्ट विदेशी तर्ज पे यहाँ पे काम करते हैं अपनी सारी टीम बना के, और वो किसानों को उस बारे में कोई विरोध ना हो, अगर ऐसा कुछ हो, ऐसा कोई हल निकल सकता है। क्योंकि पैसा कहाँ से आएगा? बड़ा घराना जब आपके पंजाब में निवेश नहीं करेगा तो बाहर की कंट्री तो निवेश कर नहीं रही पंजाब में, तो पंजाब का पैसा कहाँ से आएगा? रोजगार कहाँ से मिलेगा? लोगों की आय का साधन क्या होगा? व्यापार कैसे बढ़ेगा? देखिए, हमारी मार्केट कमेटी है। मार्केट कमेटी, एक कमेटी के अंदर सैकड़ों लोगों को कारोबार मिलता है। वहाँ लेबर वाले, ये तोला है और माल भरने वाला है, माल साफ करने वाला है, ट्रकों में माल भरने वाला है, वहाँ फिर दलाल बैठे हुए हैं। और गवर्नमेंट जो पंजाब है, इसको 6,500 करोड़ रुपया साल में इससे आमदन होती है जी। उस रुपए से हम गांव की सड़कों की तामीर करते हैं। बिल्कुल सही बात। अगर वो रुपया खत्म हो जाता है, हमारा आय खत्म हो जाएगी। बहुत बड़ी आय, सरकार की आय भी बहुत बड़ी है, खत्म हो जाएगी। 6400 करोड़ की आय है, ये बहुत बड़ी आय है। और ये मंडी बोर्ड जब खत्म होगा, सबसे बड़ी बात सर, सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं मंडी बोर्ड विवादों में भी रही है, भ्रष्टाचार के तमाम, मैं अमृतसर की बात कर लो तो कई बार भ्रष्टाचार के आरोप लगे और बहुत बड़े स्कैंडल, यहाँ तक कि काफी पैसा इधर उधर भी होता रहा। एक माल महकमा है मंडी बोर्ड। देखिए, किसी अडानी अंबानी के साथ किसी का झगड़ा नहीं है। झगड़ा इस बात का है कि किसान की फसल जब वो लेगा तो जो गुणवत्ता है फसल की, फसल में मॉइस्चर होता है जी, तो वो अपनी मर्जी से रेट तय करेगा जी। किसान ये कहते हैं कि एमएसपी जो है वो निश्चित होनी चाहिए। तो दूध भी तो ऐसे बिक रहा है सर, दूध भी तो गुणवत्ता चेक करके लेते हैं, अलग अलग लोगों के दूध वाली दुकान पे गुणवत्ता चेक होती है। सबसे बड़ी बात है कि हाई टेक्नोलॉजी से अगर कोई काम, मैं किसी की ये नहीं कहता, मैं किसानों के मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बात कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ विकास की। आप मेरी बात समझिए जी। गुणवत्ता कौन तय करेगा जी? गवर्नमेंट करेगी जी, कंपनी या गवर्नमेंट जो भी है, कंपनी अपनी मनमानी करेगी, कंपनी मनमानी करेगी। दुनिया के अंदर कौन सा व्यापारी है जो सस्ता माल नहीं लेगा? तो बिल्कुल बात जब सस्ता माल लेगा, उसको स्टोर करेगा, वो महंगा हो जाए। मैं आपको बताता हूँ, किसान से प्याज लिया इन्होंने 8 रुपए किलो जी, और प्याज चला गया 100 रुपए किलो जी। किसान को क्या फायदा हुआ जी? आम आदमी को क्या फायदा हुआ जी? 8 रुपए किसान जिसने मेहनत की उसको वो 8 रुपए अदा किए गए। और हम जो खाने वाले हैं, किसान भी खाता है जी जी, हमको 100 रुपए मिल रहा है, तो ये बीच का रुपया। बिल्कुल सही बात है। 8 का प्याज 100 में बेचना तो किसानों के साथ कहीं ना कहीं समाज के साथ है बहुत बड़ा। और इसको इकट्ठा कौन करता है और कौन करता है इसको भंडारण, और क्या है साजिशें मैं नहीं जानता, लेकिन किसानों के आंदोलन में ये बेबाक बातचीत थी। तो अब हम किसानों की बात आते हैं कोरोना में। कोरोना ने हमारे शहर या पूरे देश या पूरे विश्व को बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई है। और कोरोना का जो आंकड़ा मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर महीने में 2.5 पे पहुंच चुका था, नवंबर में 50 के क्रॉस कर गया और अब 60 प्लस चल रहा है। मौतों की गिनती भी कहीं 8, कहीं 7, कहीं 4, कहीं 3, कहीं 1, कहीं भगवान करे कहीं एक भी न मौत हो आगे। लेकिन कोरोना के संकट काल में बहुत ही अपने उम्दा शब्दों से लोगों को संयम बरतने का जो उन्होंने अपने कलम से जो ये उन्होंने किया है काम, मैं समझता हूं कि कोरोना के संकट काल में मार तो पड़ी है, अभी कब तक पड़ेगी कुछ नहीं पता। किसान भी आ गए, कोरोना भी आ गया, तो कहीं ना कहीं इस बार का जो 2020 जाते जाते 26 दिन रह गए हैं, कल राम मंदिर का भी है, 6 दिसंबर है, तो ये साल कैसा आपकी नज़रों में? देखिए, कोरोना एक ऐसी प्रॉब्लम इस मुल्क में पैदा हुई जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ठीक तरह टैकल नहीं कर सकी। जिस समय इनको ये मालूम हुआ था और गिनती का 200-250 आदमी कोरोना पीड़ित था, एकदम सारे मुल्क के अंदर इसको लॉकडाउन कर देना ये बिल्कुल नामुनासिब था, ना वाजिब था। क्योंकि कभी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद नहीं की जाती, उस हालत में बंद की जाती हैं जब हम बेबस हो जाएं।
इसके लिए कम से कम प्राइम मिनिस्टर साहब को 3-4 दिन का वक्फा लेना चाहिए था, ताकि जो मज़दूर तमिलनाडु में है, केरल में, मध्य प्रदेश में है, वो वापस जाना चाहते हैं, बिहार में, यूपी में, पंजाब से जाना चाहते हैं, मुझे ये बताओ कि 4 बजे आप अनाउंस कर दें कि कल बंद है, तो 2000 किलोमीटर किस चीज़ के ऊपर मजदूर सर, वो तो रातों रात नोट बंद हो गए, ये तो चलो लॉकडाउन था। रही बात, अगर लॉकडाउन आया, पहली बात आया कैसे हमारे पास, ये आया तो बाहर से, ये अगर दूसरे मुल्क से आया था किसी, तो हम एयरपोर्ट पे चूके, कहाँ चूक तो हुई है। अगर अब हमारे देश के अंदर कोई बीमारी आती है, कोई मैं कह, इससे बड़ा तो आतंक कोई है ही नहीं, इसके बड़ी बीमारी जो इस समय है, तो कोई ना कोई आया ही है ना कहीं हमारी चूक हुई है। तो मैं आपकी बिल्कुल बात मानता हूँ, तो चूक कहीं ना कहीं हुई है, तो चूक कांग्रेस से भी कहीं ना कहीं हुई या नहीं हुई, इस पर भी हम बात करेंगे नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर, और बात करेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह लेकर। चर्चाओं का बाजार जो गर्म है, वो गर्मा गर्म बहस के साथ हम बात कर लेंगे। सर, चर्चा, लोगों में जो चर्चा है, पहली चर्चा अमित शाह के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह की बैठक और कैप्टन के भाजपा में आने के संकेत, चर्चा पे चर्चा करते हैं, ऐसा हो सकता है वैसे? हाँ, हमें पूरी आस है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जिस पॉजिटिव तरीके के साथ किसानों का मसला हल करने के लिए लगे हुए हैं, वो उनको अच्छी तरह समझाएंगे कि इसका जल्दी से जल्दी समाधान कर दिया जाए, और मुझे पूर्ण आशा है कि उसमें वो उनको कामयाबी। सर, मैं बीजेपी में आने की बात कर रहा हूँ। अमित शाह के साथ बैठक बीजेपी आने के लिए किसानों के मुद्दे पे तो होगी, मुझे नहीं मालूम, जो चर्चा है, तो ऐसा हो सकता है। सियासत कुछ कर सकती है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, सियासत में क्या नहीं हो सकता सर? बहुत सियासत में क्या, अच्छा सर, ये भी हो सकता है कि नवजोत सिंह सिद्धू 2022 में बीजेपी के भावी सीएम बन के आए, और अमित शाह और मोदी कहें कि हमने तो कांग्रेस में भेजा था कि जहाँ ट्रेलर करने उसे भेजा था ट्रेनिंग पे, तो फिर वो वापस चले, ऐसा हो सकता है 2022 में? देखिए, ये तो सिद्धू साहब ही नहीं, वो चर्चा, मैं आपसे ये नहीं कर, हो सकता है कि ऐसा, क्योंकि सियासत में कुछ भी हो सकता है, ये तो मान ये कोई एनवायरनमेंट तो है नहीं जिसके बारे में मैं आपको बता बिल्कुल सही बात है आपकी बात। आदमी की राय सिद्धू साहब। अच्छा, चलिए, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। सिद्धू, अगर मान लो चर्चाओं के मुताबिक सिद्धू अगर बीजेपी में भावी सीएम के तौर पे आ जाए, तो क्या बीजेपी को मजबूती मिलेगी? बीजेपी को कोई सीट पंजाब में नहीं मिलेगी। आप ये पक्के कांग्रेसी वाली ये बोल रहे हैं आपकी? नहीं, इसमें कच्चे पक्के की तो बात ही नहीं है। जितना परेशान पिछले 6 साल से बीजेपी ने लोगों को किया है, मैंने पंडित जवाहरलाल जी का जमाना देखा। सर, कैप्टन के जमाने की बात कीजिए, कैप्टन के जमाने की बात कीजिए, वो पुरानी बात छोड़िए। कैप्टन के अब तक के शासनकाल में जो वादे किए, जो उन्होंने किया, कैप्टन ने क्या किया और क्या नहीं किया, और कानून व्यवस्था कहाँ है, आज थानों की हालत क्या है, कानून कहाँ कितना है, अपराध कितना बढ़ रहा है, और कोरोना के संकट काल में, चलो वो अलग बात है। फिलहाल आप ये बताइए कि आपको लगता है कि 2022 में कांग्रेस की रिपीट होगी? तो और कौन आएगा कांग्रेस के सिवाय? पार्टी तो मैं तो वही तो कह रहा हूँ, हो सकता है तो बीजेपी में कहे मैं भाई भावी सीएम बीजेपी, मैं ऐसे ही मानता जाऊँ। देखिए, चलिए, चर्चा आपकी जुबान आपके मुंह में है, क्या बात है? आप अपनी जुबान मेरी जुबान पे, मैं चर्चा की बात कर, चर्चा अगर हो जाए, मान लो, मैंने जैसा आपने कहा कोई बीजेपी नहीं जीते के बाद सिद्धू भी आया, मैं कहता हूँ नहीं जीतेगी सिद्धू भी बीजेपी के सीएम कैंडिडेट क्यों जाएगा? बहुत अच्छा भला कांग्रेस में है, तो कांग्रेस में उसकी हैसियत क्या है सर? क्या हैसियत बना दी है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने? आप भी जानते हैं, आप तो इतने अच्छे अच्छा लिखते हैं, क्या हैसियत बना दी है सिद्धू की? नहीं, सिद्धू साहब को एमएलए तो बने हुए, एमएलए बने हैं, मिनिस्टर हैं। अब लंच पे जाते हैं, वहां पे लंच करते हैं, क्या खाते क्या नहीं खाते, क्या पकती नहीं पकती, पर खिचड़ी क्या पकती, हो तो कोई पद मंत्री पद लेके नहीं लौटे, लंच पे गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या 2022 में कितने दिन रह गए सर? 26 दिन इस साल को रह गए, 2021 आ गया, और 22 में जो इलेक्शन है 21 में होमवर्क होगा, तो क्या होमवर्क? अब कांग्रेस पास क्या रह गया? अब कांग्रेस पास कुछ चंद चेहरे हैं जो आपस में बट गए। नहीं, वो आपस में एडजस्ट कर लेंगे। चलिए, आपस में एडजस्ट कर लेंगे, तो आप भी एडजस्ट कर लीजिएगा। ये बेबाक बातचीत थी सफर शुक्ला के साथ प्रोफेसर दरबारी लाल जी की। तो हमने बेबाक बातचीत में जाना किसानों का हाल, हमने जाना कोरोना का हाल, और हमने जाना कांग्रेस का हाल। तो बहुत बहुत स्वागत है जी, आपने हमें समय दिया लाइव भारत के लिए, धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे लाइव भारत, देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੇਪੀ ਸਿੰਘ ਕੈਂਬਰਿਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕੇ, USA, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੈਂਬਰਿਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟ ਟੀਮ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਬਰਿਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਕੋਲ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ। ਧੰਨਵਾਦ।